Welcome students, welcome to our online study। मैंने आपको पहले चैप्टर 1 का कुछ टॉपिक पढ़ाया था। आज फिर से उसी चैप्टर पे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। चैप्टर 1 क्लास 8, यूनिट आपका है आवर पास्ट और चैप्टर नेम है व्हेन, वेयर एंड हाउ। लेकिन आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम रिकैप पे चलते हैं। मतलब कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा। आप यहाँ देख रहे हैं कि रिकैप मैंने लिखा है हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, सोर्स ऑफ हिस्ट्री, जिसमें लिटरेरी सोर्स एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। यानी कि पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था, हम लोगों ने स्टडी जो किया था, वो रिकैप में अगर देखा जाए तो हमने क्या पढ़ा था। पहले हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, यानी हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री एक्चुअली होता क्या है। फिर उसके बाद पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, मतलब कि हिस्ट्री को कितने पीरियड में डिवाइड किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद आप यहाँ देखिए सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सोर्स ऑफ हिस्ट्री कहने का मतलब था कि हिस्ट्री का स्रोत क्या है, हम कहाँ से हिस्ट्री और हम अपने पास्ट के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। जिसमें मैंने आपको लिटरेरी सोर्स यानी लिखित स्रोत के बारे में आपको बताया था। उसी के अंदर एक लिटरेरी सोर्स जो है वो आपका मेन टॉपिक था और उसके अंदर दो सब टॉपिक थे, यानी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और सेकंड आपका है यहाँ इंडिजिनस लिटरेरी सोर्स। इंडिजिनस लिटरेरी सोर्स, तो जिसमें हमने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ लिया था। हमने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ लिया था। अब आज जो हमें पढ़ना है वो लिटरेरी सोर्स के अंदर ही इंडिजिनस लिटरेरी सोर्स के बारे में पढ़ना है। और इसके बाद एक और मेन ही है, जैसे ये है, वो है आपका अदर सोर्सेस। लेकिन ये दोनों जो है टॉपिक वो सोर्स ऑफ हिस्ट्री के अंदर में ही है। तो ये था आपका रिकैप जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा। अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की ओर। इससे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। सोर्स ऑफ हिस्ट्री में मतलब कि हिस्ट्री का स्रोत कहाँ से है, हिस्ट्री हम कहाँ से जान सकते हैं। हम अपने बीते पास्ट, हमने जो हमारे पास्ट में जो चीजें हो चुकी हैं उन सब की चीजों के बारे में हम कहाँ से नॉलेज जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। तो लिटरेरी सोर्स पहला था। लिटरेरी सोर्स के अंदर ही आता है इंडिजिनस लिटरेरी सोर्स। इंडिजिनस लिटरेरी सोर्स का मतलब होता है नेटिव कंट्री, कहने का मतलब स्थानीय, स्थानीय का मतलब लोकल। तो इंडिजिनस लिटरेरी सोर्स आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि देयर वर लार्ज नंबर ऑफ इंडियन स्कॉलर्स, ऑथर्स, हिस्टोरियंस हु हैव पेन डाउन द इवेंट्स एज दे अनफोल्डेड इन द एरा। कहने का मतलब है कि उस समय में, मतलब आज के कई साल पहले, 100-200 ईयर्स पहले, जिस चीज के बारे में हमें जानकारी नहीं थी, जिस चीज के बारे में हमारा नॉलेज नहीं था, हमारे पास के बारे में हमारे पास कोई नॉलेज नहीं था, उसके बारे में बहुत से ऐसे इंडियन स्कॉलर, ऐसे बहुत सारे इतिहासकार, ऐसे बहुत सारे लेखक थे जिन्होंने उस समय की लोकल स्थिति को भी उन्होंने लिपिबद्ध किया, उन्होंने लिखा, उस चीज के बारे में लिखा जो कि सोसाइटी में चीजें जो भी चीजें सोसाइटी में हो रही थी, जो हमारे सराउंडिंग्स में हो रहे थे, उन सब चीजों के बारे में मौखिक रूप से जो उस समय प्रेजेंट थे वो लोग जान रहे थे, लेकिन उन्होंने उस चीजों को उसके बारे में लिखा, उन्होंने लिपिबद्ध किया, उन्होंने उसको सीक्वेंस में लिखा कि क्या क्या चीजें हुई है। दूसरा है आपका प्लेस ऑफ सोर्स मटेरियल कैन बी आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूज़पेपर। कहता है कि सोर्स मटेरियल जो भी हिस्ट्री से जो भी ऐसे मटेरियल जिससे हिस्ट्री का नॉलेज या हमारे बीते पास्ट के नॉलेज के बारे में पता चल सकता है, वो बहुत सारे चीजों से, मतलब जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, क्रॉनिकल्स, लेटर्स, बुक्स, पैम्पलेट्स, फोटोग्राफ्स, ऑटोबायोग्राफीज, टेक्स्ट एंड स्पीचेस ऑफ दोज टाइम्स।
कहता है कि अब अगर हम बात करें कि जो चीजें लिपिबद्ध उस समय लिखी गई, इंडिजिनियस लोकल स्थानीय चीजों को लिखा गया, ये हमारे स्थानीय चीजों में मतलब कि एक पर्टिकुलर किसी विशेष सिटी का या किसी विशेष सोसाइटी का या किसी स्पेशल या किसी इंडिविजुअल स्टेट के बारे में, वहाँ के लोकल लोगों की कंडीशन कैसी थी उसके बारे में बहुत से ऑथर्स ने लिखना शुरू किया और बहुत सारे ऑथर्स ने उसको लिखा, लिपिबद्ध किया, उसको क्रम में, उसको सीक्वेंस में उस घटना के बारे में जिक्र किया। अब उस समय उस घटना के जिक्र को हम जो मीडियम है उसको कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है कि हम उस समय की घटना को ऑब्टेन कर सकते हैं, सोर्स ऑफ मटेरियल बना सकते हैं। कहाँ से? तो न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, क्रॉनिकल से, लेटर से, बुक्स से, पैम्पलेट्स से, फोटोग्राफ्स से, ऑटोबायोग्राफी से, टेक्स्ट ऑफ स्पीचेज दोज टाइम्स। मतलब कि उस समय के जो स्पीचेज होते थे, जो लोग भाषण देते थे या फिर जो भी न्यूज़पेपर में आता था या फिर जो भी पैम्पलेट्स में आता था या फिर जो भी उस समय के पत्रिका थे, मैगजीन्स थे, उसमें जो आता था, उन सभी चीजों से हमें उस समय की स्थिति के बारे में, उस समय की कंडीशन के बारे में आज पता चलता है। तो ये आपका एक अलग सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक बंगाली विमेन थी जिनका नाम रासुंदरी देवी था। उन्होंने अपनी मेमोइर्स लिखे थे, अपनी संस्मरण लिखी थी। उन्होंने अपनी याददाश्त से मतलब अपने माइंड के फीलिंग्स को अपने मतलब उन्होंने लिखा था पेपर पे। एक्चुअली ये जो मतलब मेमोइर्स था, उनका संस्मरण था, जो उनके डेली लाइफ के आसपास की कहानी थी। मतलब जब उन्हें उनका मतलब ऐसा स्थिति था कि उन्हें पढ़ने लिखने का आजादी नहीं था, तो वो अपने ही घर के किचन में छुप छुप कर पढ़ती लिखती थी। और उन्होंने ये चीजें उनकी लिखी हुई एक संस्मरण है, मेमोइर्स है, जिसका नाम है अमर जीवन। ये बांग्ला में लिखा हुआ है, जो कि प्रकाशित हुआ था बाद में जलकर 1876 ईस्वी में। तो उनकी लिखी हुई मेमोइर्स में ये बताता है कि उस समय के सोसाइटी में विमेंस का कंडीशन क्या था। मतलब उस समय विमेंस को पढ़ने लिखने की आजादी नहीं थी, कोई काम करने की आजादी नहीं थी, और उनका सोसाइटी में कैसा एक्सप्लॉयटेशन होता था। लेकिन उन्होंने उस चीज के बारे में, उस स्थिति की, उस कंडीशन के बारे में लिखा कि किस तरीके से उस समय में औरतों को, उस समय में लेडीज को, उस समय में विमेंस को एजुकेशन गेन करने से रोका जाता था, उन्हें घर में अंदर लॉक किया जाता था, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो यानी कि इस टाइप्स के मैगजीन्स हो गए या इस टाइप के मेमोइर्स हो गए या फिर इस टाइप के ऑटोबायोग्राफीज जो हो गए, वो सारे इसी सोर्स ऑफ हिस्ट्री में आता है, इंडिजिनस लिटरेरी सोर्स में, जो कि हमें ये बताता है कि पिछले बीते दिनों में, पिछले बीते कई वर्षों में, पिछले बीते कई सौ सालों में हमारे समाज का, हमारे सोसाइटी का, हमारे कंट्री का, हमारे सिटीज का, हमारे स्टेट्स का क्या कंडीशन था, ज्योग्राफिकल या कहें या फिर इकोनॉमिकल कहें या फिर पॉलिटिकल कहें या फिर सोशल कहें, कैसा मतलब कंडीशन था। ये सारे सोर्स जो है, ये इंडिजिनस लिटरेरी सोर्स ही ये सारी नॉलेज हमें बीते पास्ट के बारे में देती है। तो ये था आपका इंडिजिनस लिटरेरी सोर्स। अब इसके बाद आते हैं अदर सोर्सेस। कहता है कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री में अदर सोर्सेस में क्या क्या है। तो अदर सोर्सेस में लिख रहा है कि और भी बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जिससे हम पिछले बीते कई सौ वर्षों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो अदर सोर्सेस है, अ लार्ज नंबर ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू एग्जिस्ट व्हिच आर आल्सो अ स्ट्रांग एविडेंस ऑफ हाउ थिंग्स हैपेंड इन दिस पीरियड। कहता है कि अदर सोर्सेस में अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी मात्रा में हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं, ऐतिहासिक संरचना है, ढांचे हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि अभी भी कंटिन्यू हैं। और वो ये बताते हैं कि बीते पास्ट में चीजें कैसी थी, बीते पास्ट में क्या कंडीशन था, क्या क्या चीजें हुई होंगी। ये सारी चीजें जो है वो उस समय ये अदर सोर्सेस बताता है, जो कि हमारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, मॉन्यूमेंट्स या फिर स्ट्रक्चर्स, ये सारे कहता है कि दिल्ली जो था वो शुरू से ही अपने कंट्रीज का, अपने कंट्री का अपने एक पावरफुल सेंटर ऑफ पावर एंड कैपिटल ऑफ इंडिया। मतलब कि पूरे इंडिया में जो भी उस समय पावर काम कर रही थी या फिर उस समय जो भी गवर्नमेंट काम करती थी, या चाहे जिस टाइप का कॉलोनियल रूल हो या कॉलोनियल गवर्नमेंट हो,
जो भी थे वो उसका सेंटर कहाँ था, दिल्ली था, और वो देश की राजधानी भी थी। तो किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ दिल्ली का, एक छोटे से कस्बे से, एक छोटे से सिटी से लेकर के डे बाय डे या फिर पीरियड बाय पीरियड कैसे वो चेंज होते रहा है, वहाँ की बहुत बड़े बड़े जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वही बताती है। जैसे कि आप हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर में आप कुतुब मीनार को देख सकते हैं, पार्लियामेंट देख सकते हैं, प्रेसिडेंस हाउस देख सकते हैं, ये बहुत सारे रेड फोर्ट देख सकते हैं। ये सारी चीजें ये बताती है कि डे बाय डे या पीरियड बाय पीरियड उस एरिया का डेवलपमेंट, उस एरिया का स्ट्रक्चर, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, वहां की सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होते रहा है, चाहे फिर वो कनॉट प्लेस का हो या फिर इंडिया गेट का हो। ये सारी चीजें जो है, सारी हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर हमें ये बताती हैं। तो ये था आपका 3 सोर्स ऑफ हिस्ट्री, जो कि हमें किस तरीके से बताती है कि हमारे पास्ट में बीते दिनों में 100-200 सालों में क्या हुआ था पहले। तो पहला मैं आपको बताया था लिटरेरी सोर्स में, जिसमें पहला ऑफिशियल रिकॉर्ड्स था, दूसरा आपका सोर्स ऑफ इंडिजिनस लिटरेरी सोर्स था, और तीसरा है अदर सोर्सेस। तो ये तीनों जो है वो आपका सोर्स ऑफ हिस्ट्री में आता है। अब इसके बाद एक और पॉइंट है कंक्लूजन। ये पूरे सोर्स ऑफ हिस्ट्री का कंक्लूजन, ये क्या हुआ, उससे निष्कर्ष क्या निकलता है, उसके बारे में समझना है। तो मैं अभी इसके बाद इसको इरेज करूंगा और इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आता हूँ। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे। कहता है कि जब हम इस चैप्टर को हमने पढ़ा, इतिहास, हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, या फिर उसके पीरियडाइजेशन के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने सोर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि हम हिस्ट्री का बारे में कहाँ कहाँ से जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, उसका सोर्स क्या क्या है। अब लास्टली आता है पॉइंट कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या कहता है कि देयर आर मेनी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन विच हेल्प अस स्टडी आवर पास्ट। अभी हमने इसके पहले जस्ट पढ़ा कि बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं जिससे हम अपने पास्ट के बारे में पढ़ सके, इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सके, कलेक्ट कर सके। बट whatever was written could also have been based and subjective assessment of a particular person or a matter of individual interpretation। ये कहता है कि जो कुछ भी लिखा हुआ हमने सोर्स पढ़ा, या लिखित सोर्स जो भी है हमारे पास, रिटन सोर्स जो भी हैं, वो हो सकता है कि पक्षपाती हो, मतलब किसी एक पक्ष के लिए ही सिर्फ लिखा गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक व्यक्तिगत रूप से उसे व्याख्यान किया हो, उसे एक्सप्लेन किया हो। ठीक है, तो कंक्लूजन यह निकलता है कि इतिहास जो है वो एग्जैक्टली करेक्ट नहीं हो सकता है, 100% करेक्ट नहीं हो सकता है। वो एक पक्षीय भी हो सकता है, द्विपक्षीय भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Therefore, one has to be careful to take a holistic and balanced view of how things happened in the past which do not have any living witnesses। तो इसीलिए कहता है कि इसीलिए कोई भी जो उस चीज के बारे में समग्र, मतलब हर एक चीज के बारे में और एक संतुलित जानकारी के रखना चाहता है, जो कि पास्ट में जो चीजें हो चुकी उसकी जानकारी रखना चाहता है, उसके बारे में वो एक्सप्लेनेशन कर रहा है या उसके बारे में स्टडी कर रहा है, तो उसे ये ध्यान रखना होगा सारी चीजें कि वो सब चीज बैलेंस रूप में रखे। क्योंकि इसलिए ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जितने भी चीज पढ़ते हैं उसका कोई भी लिविंग विटनेस हमारे पास नहीं है, जीवित गवाह कोई नहीं है कि हाँ वो डायरेक्टली कह सके कि हाँ ये जो चीजें हुई थी पास्ट में और ये जो चीज लिखा हुआ है एकदम 100% राइट है। क्योंकि सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, जैसे अपने कंट्री में 1947 के पहले ब्रिटिश का हमारे इंडिया पे कॉलोनियल रूल था, हम उसके गुलाम थे, हाँ हमारे ऊपर उनका शासन था। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कोई एक बाहरी ताकत, कोई आउट ऑफ आवर कंट्री जो कि हमारे कंट्री का नहीं है, वो यहाँ आया है और वो हम पे रूल कर रहा है, हम पे शासन कर रहा है, तो उसके शासन काल में जो चीजें भी लिखी गई होंगी
क्या ये कोई जरूरी है कि ये कोई जरूरी तो नहीं है कि वो सारे चीजें जो लिखी गई होंगी उस टाइम में वो उनके दबाव या उनके प्रेशर में नहीं लिखा गया होगा। तो इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि कोई भी चीज जो हमें रिटर्न पास्ट में लिखा हुआ मिला वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी के भी द्वारा लिखा गया है, तो हम कंक्लूजन यही निकलता है कि हिस्ट्री जो है वो कभी भी एकदम एग्जैक्ट होने की संभावना पे थोड़ा सा डाउट करता है, संदेह करता है। ये प्रोबेबिलिटी नहीं रखता है कि हाँ वो जो लिखा हो, जो चीज हम पढ़ रहे हो वो 100% ट्रू हो, 100% सही हो और एक पक्षीय हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया होगा उस टाइम लिखने में। तो इसीलिए अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं या फिर जो भी हम लोग एक व्यक्ति के बारे में यही कहा गया कि जो भी एक कोई व्यक्ति हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा है उसे बहुत फोकस्ड और बैलेंस्ड होकर के पढ़ना होगा और उसके बारे में बैलेंस्ड होकर के ही उसके बारे में जानकारी रखनी होगी, क्योंकि हमारे पास किसी भी इतिहास का कोई जीवंत प्रमाण या कोई लिविंग विटनेस नहीं है कि हम जो भी पढ़ें उसके बारे में वो आपकी गवाही दे सके कि हाँ आप जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल 100% सत्य है, ट्रू है। इसीलिए इस चीज का कंक्लूजन में ही कहता है कि इतिहास पढ़ते वक्त या इतिहास की बातों को या फिर बीते हुए बातों को पढ़ते वक्त, उसको समझते वक्त हमें फोकस रखना होगा और हमें उस नॉलेज के बारे में बिल्कुल बैलेंस्ड और पूरी जानकारी प्राप्त रखनी होगी। ये था कंक्लूजन आपका इस चैप्टर का हिस्ट्री के बारे में। अब इसके बाद मैं आपको कुछ इसके इम्पोर्टेंट्स बुक्स में जो दिए हुए इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं जिसको याद कर लेना बहुत जरूरी होता है, या फिर एक और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे कंट्री में कॉलोनियल रूल था ब्रिटिश का, उस समय कौन कौन सी पत्रिकाएं थी, कौन कौन सी मैगजीन्स थी, कौन कौन से न्यूज़पेपर थे जो चलते थे, तो उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लिख दूंगा, आप उसे नोट करके और याद रखिएगा जो कि आपके एग्जामिनेशन में वो काम आएगा। अब आते हैं चैप्टर के लास्ट में, यहाँ पे लिखा हुआ है अराउंड द वर्ल्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। कुछ आपके चैप्टर के लास्ट में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे आने से, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम इस बात पे रिलेट करते हैं कि जिस टाइम मतलब कि मॉडर्न एरा ऑफ हिस्ट्री में, यानी कि 19th सेंचुरी में, 18th या 19th सेंचुरी में जब इंडिया में बहुत सारे रिवॉल्यूशन या बहुत सारी चीजें हो रही थी, तो उस समय बहुत सारी चीजें वर्ल्ड में भी हो रही थी। तो यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है कि द मेजर इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, मतलब कि मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री के समय में पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी या हो रही थी, उसी का यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि द डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस वाज साइंड बाय द 13 कॉलोनीज ऑन 4 जुलाई 1776। ये क्या है भाई? तो इसमें लिख रहा है कि द डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, अमेरिका का स्वतंत्रता का जो डिक्लेरेशन हुआ वो उसके 13 कॉलोनीज को मिला करके सबने साइन करके और अपने आप को स्वतंत्र किया। वो कब हुआ स्वतंत्रता इनका? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। तो पहले ये समझ लेते हैं कि कॉलोनीज, अमेरिकन कॉलोनीज है क्या था वो। तो अमेरिकन कॉलोनीज जो था वो एक्चुअली क्या था कि अमेरिका पहले से स्वतंत्र नहीं था। अमेरिका पर यूरोपियन कंट्रीज, इंग्लैंड और फ्रांस का कब्जा था। इसके 13 भाग, 13 बड़े बड़े मेजर सिटीज कह लीजिए, चाहे 13 बड़े बड़े मेजर पार्ट्स कह लीजिए, उन सब पे कब्जा था इंग्लैंड और फ्रांस का। और ये फ्रांस और इंग्लैंड के, मतलब जैसे इंडिया गुलाम था अंग्रेजों का, उसी तरीके से अमेरिका भी फ्रांस और इंग्लैंड का कॉलोनी था, गुलाम था। और जब यहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ, तो रिवॉल्यूशन होने के बाद 13 उपनिवेश आपस में, मतलब 13 जो बड़े बड़े पार्ट्स थे सब आपस में एक साथ आए, मिल गए और फिर उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। और 4 जुलाई 1776 ईस्वी को ये 13 उपनिवेश मिला करके 13 कॉलोनीज को एक साथ ला करके यूनाइटेड स्टेट अमेरिका बना। ठीक है, और इस तरीके से ये 4 जुलाई 1776 को इंडिपेंडेंट हुआ। दूसरा पॉइंट है, देयर वाज अ रिवॉल्यूशन इन फ्रांस व्हिच स्टार्टेड इन 1789 एंड एज द रिजल्ट ऑफ रिवॉल्यूशन फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक इन 1799। कहता है कि फ्रांस में एक रिवॉल्यूशन हुआ था, जो कि कब स्टार्ट हुआ था? 1789 को। 1789 में फ्रांस में एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था और इस रिवॉल्यूशन का रिजल्ट
इसका परिणाम, इस रिवॉल्यूशन का रिजल्ट ये हुआ कि 1799 में फ्रांस जो था एक रिपब्लिक कंट्री बन गया, एक गणतंत्र कंट्री बन गया। तो पहले तो अगर अब ये इस चीज को समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि फ्रांस का रिवॉल्यूशन क्या था। तो फ्रांस का रिवॉल्यूशन ये था कि पहले वहां मोनार्की था, मोनार्की रूल था, मतलब फ्रांस में, मतलब कि राजतंत्र था, राजा का शासन चलता था। और इसमें जो सबसे निचले तबके के जो लोग होते थे, जो लेबर कैटेगरी के कहिए, या फिर व्यापारी, या फिर बिजनेस पर्सन कहिए, जो छोटे छोटे व्यापारी थे, उन लोगों को टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ता था। और यहाँ इस समय में एक यहाँ का राजा था लुई 16वां, जो यहाँ पे नया नया राजा बना था, लुई 16वां फ्रांस में। तो उस समय जब वो आया था तो उस समय फ्रांस की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, और आते ही लुई 16वां ने क्या कर दिया, वहां का टैक्स, कर जो था वो और ज्यादा बढ़ा दिया। और टैक्स जो सिर्फ लिया जाता था वो सिर्फ सबसे निचले तबके के लोग, जो यानी जो सबसे लो कैटेगरी के लोग थे, उनसे और व्यापारी वर्ग से ही लिया जाता था। जितने भी ऑफिसर्स लेवल के थे, जितने भी मंत्री लोग के थे, उनसे टैक्स बिल्कुल नहीं लिया जाता था। तो इस तरीके से जितने भी लोअर कैटेगरी के लोग थे, उनका जीवन यापन यानी उनका लाइफ स्टाइल जो था बहुत बद से बदतर हो गया, जिसकी वजह से पूरे फ्रांस में एक मतलब क्रांति हो गया, एक प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया, जो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन के रूप में उभर के आ गया। और ये रिवॉल्यूशन क्या किया, ये वहां के लोगों ने क्या किया कि वेसाइल एक जगह है, वहां के किले को घेर लिया, उस पर आक्रमण करके लूटपाट भी कर लिया। और जो राजा थे वहां का, लुई 16वां जो था, उसको वहां के लोग जो थे उसको मतलब पनिश करके वहां मोनार्की रूल को खत्म कर दिया, वहां राजतंत्र को खत्म कर दिया। और फ्रांस जो था इस तरीके से वहां 1799 में इंडिपेंडेंट एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। मतलब कि वहां पे फिर वो गणतंत्र कहने का मतलब कि प्रजा का तंत्र है ना, प्रजातंत्र स्थापित हो गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द मिड 18th सेंचुरी। यहां पे एक और नेक्स्ट पॉइंट है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड, यानी औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में कब शुरू हुआ था, 18वीं शताब्दी के मध्य में, 18th सेंचुरी के बीच में। यानी आप कह सकते हैं कि 1750 से लेकर के 1750 से लेकर के 1799 या 1800 ईस्वी के बीच में ही ये क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था इंग्लैंड में। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है ये समझ लीजिए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है कि 18वीं शताब्दी में, या फिर जो मतलब मॉडर्न एरा था, हिस्ट्री का जो मॉडर्न एरा कब से कहा जाता है, 19th सेंचुरी से कहा जाता है, यानी 18th सेंचुरी तक। तो 18th सेंचुरी क्या था, मेडिवियल पीरियड में आता था। तो मेडिवियल पीरियड में लोग क्या करते थे, मध्यकाल में क्या था कि लोग जो थे हाथों से फैब्रिक्स, हाथों से हैंडलूम्स, टेक्सटाइल, ये सब बहुत सारी चीजें थी जो हमारे डेली लाइफ में स्टाइल में जरूरी चीजें थी, वो हाथ से बनाया जाता था। तो हाथ से बनाने में बहुत समय लगता था, बहुत कम मात्रा में बनता था और बहुत ज्यादा भार था, और लोगों के डिमांड्स के अनुसार बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता था। प्लस में हाथ से बनाई हुई चीजें जो थी कभी कभी थोड़ी गलत हो जाती थी। लेकिन उसी टाइम क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी में पूरे यूरोपियन कंट्री में बहुत बड़ी बहुत से मशीनों की इन्वेंशन हुई, बहुत सारी मशीनें बनी। और उन मशीनों के द्वारा जब हैंडलूम्स, फैब्रिक्स, बहुत सारी चीजें बनाई जाने लगी, तो मशीन से बना हुआ जो भी प्रोडक्ट्स होते थे वो अच्छी क्वालिटी के होते थे, थोड़ा स्टाइलिश होते थे, और लोगों को बहुत ज्यादा जचने लगे, जिससे उसका डिमांड बढ़ गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे हैंडमेड जो था वो खत्म होना शुरू हुआ, और मशीनी युग यानी कि मशीनों से प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ गया। और यही जो रिवॉल्यूशन हुआ, इसी को हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था, और यही रिवॉल्यूशन जो था वो इंग्लैंड में कब आया, मिड 18th सेंचुरी में, यानी कि 18वीं शताब्दी के मध्य में रिवॉल्यूशन वहां शुरू हो गया। द रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन रशिया इन 1917 ईस्वी में, यानी कि वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हो रहा था उसी समय रशिया में भी रिवॉल्यूशन हुआ, रशिया में भी क्रांति हुई। तो रशिया में जो क्रांति था वो क्या था, रशिया में क्रांति होने से पहले वहां भी मोनार्की शासन था, वहां पे भी मोनार्की शासन था, यानी कि राजतंत्र था, राजाओं का वहां पे शासन चलता था। और ये जो रिवॉल्यूशन 1917 में हुआ रशिया में,
यहाँ ये क्रांति, ये रिवॉल्यूशन क्या किया, वहां के मोनार्की रूल को, वहां के राजतंत्र को, वहां के राजा के शासन को एकदम खत्म कर दिया। अब इसके बाद दो तीन और पॉइंट्स हैं, मैं इसको इरेज करके यहाँ पे लिखूंगा और उसको भी समझाऊंगा। तो इसके बाद ये 3 पॉइंट और है। इसमें लिखा है कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1914 एंड एंडेड इन 1918। यानी कि देखिए वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुआ, इसके बारे में हम आपके ही क्लास के आगे के चैप्टर में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैं इसको सिंपली, आप वर्ल्ड वॉर क्या था वो आप सभी लोग थोड़ा बहुत जानते ही हैं कि पूरे वर्ल्ड में से लगभग बहुत सारी कंट्री जो थी दो खेमों में बट गई थी और बहुत ही भयानक, बहुत ही डेंजरस वॉर हुआ था सबके बीच में। तो वर्ल्ड वॉर के नाम से फेमस है, यानी पूरी विश्व का युद्ध। तो ये क्यों हुआ है इसके बारे में आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले ही बस इतना पॉइंट है कि वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट कब हुआ था, तो 1914 में स्टार्ट हुआ था और खत्म कब हुआ था, 1918 में। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हुआ था। तो कब शुरू हुआ था, 1939 में एंड एंडेड इन 1945 में। ये दोनों वर्ल्ड वॉर जो थे ये बहुत सारी कंट्रीज आपस में ही, पूरे वर्ल्ड के आपस में ही कंट्री जो जितने भी थे उसमें से मैक्सिमम कंट्री आपस में दो खेमों में बट करके लड़े थे। तो ये क्यों हुए थे, क्यों लड़ाई हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें जो है हम आगे के चैप्टर्स में बढ़िया से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। इन 1947 इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। आपको पता है कि इंडिया जो था वो पहले अंग्रेजों का गुलाम था। हम लोग फ्री नहीं थे, हमारे ऊपर किसी और दूसरे कंट्री के लोगों का शासन था। तो वो जो हमारा मतलब कि हम लोग जो गुलाम थे, मतलब हम लोग जो किसी के अंडर में थे, तो हमें इंडिपेंडेंस कब मिला था, 1947 को। तो यही चीज यहाँ पे लिखना है कि 1947 जो था वो इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिया ने, भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। कब की थी, कौन सी ईस्वी में की थी, तो 15 अगस्त 1947। ठीक है, ये पॉइंट्स था, मेजर पॉइंट्स। अब इसके बाद एक और पॉइंट्स है, मैं उसको भी बता देता हूँ, समझा देता हूँ। आप इसको लिख लीजिएगा और मैं इसको इरेज करता हूँ। यहाँ पे कुछ बुक्स हैं एंड बुक्स एंड जर्नल्स ऑफ द कॉलोनी इरा। यानी कहता है कि जब हमारा इंडिया कॉलोनी था यूरोपियन कंट्रीज का, मतलब हम लोग उनके अंडर में थे, तो उस समय कौन कौन से मेन न्यूज पेपर थे जो चलते थे और कौन कौन से बुक्स प्रकाशित, मतलब कौन कौन से बुक रिलीज हुए थे, उसके बारे में जानते हैं। पहला मतलब न्यूज़पेपर में है जो अमृता बाजार पत्रिका, फिर उसके बाद एक केसरी है, मराठा है, द हिंदू है एंड यंग इंडिया है। ये 6 न्यूज़पेपर जो थे वो उस टाइम, मतलब कि जब हमारा 1947 से पहले ये सारे न्यूज़पेपर जो थे वो चलते थे। और सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला पत्रिका जो था वो केसरी और द हिंदू था। बुक्स एंड जर्नल्स, इसमें है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल एंड इंडिया, फ्रीडम एट मिडनाइट, ये दोनों जर्नल्स हैं। ये फ्रीडम एट मिडनाइट जो है लैरी कॉलिंस के द्वारा लिखा हुआ एक है, और ये गीतांजलि एक बुक्स है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो ये आप सबको, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और नोट करने के बाद अपना याद करने के लिए इसको लिख लीजिएगा। तो ये था आपका पूरा चैप्टर 1 जो कि आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।